ये सबको पता होगा कि सर व्हाट इज द डेटा टाइप। एक दो टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एक होती है स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी होती है डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे पाइथन आपकी डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहां पर अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो और फंक्शन बनाते हो तो आपको कहीं पर भी डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो डायरेक्टली आप वेरिएबल का नाम लिखते हो और उसको वैल्यू क्या कर देते हैं, असाइन। जिस टाइप की वैल्यू असाइन करेंगे ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल की टाइप वो हो जाएगी, राइट। सो जैसे आप जावा पढ़ रहे हैं तो जावा बेसिकली स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर डेटा टाइप यूज करेंगे। विदाउट डेटा टाइप आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द डेटा टाइप? हाँ, इंटीजर, फ्लोट, पेयर, ये आपने पढ़ा होगा। सो बेसिकली अगर देखा जाए, डेटा टाइप कैन स्पेसिफाई व्हाट टाइप डेटा कैन बी स्टोर। डेटा टाइप क्या बताता है कि उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू आ सकती है, और साथ ही साथ ये भी स्पेसिफाई करता है कि वो जो वेरिएबल है वो मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेगा, राइट। तो जो कॉन्सेप्ट आपने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में देखा होगा, सेम कॉन्सेप्ट आपका जावा में भी होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सर डेटा टाइप कैन स्पेसिफाई what type data can be stored and how many bytes memory should be allocated। ये विजिबल है सभी को कि फॉन्ट साइज और इंक्रीज करें? मैंने बोला कि डेटा टाइप क्या बताता है कि किस तरह का डेटा आएगा, ठीक। सो मोस्टली यूज डेटा टाइप इन एनी प्रोग्रामिंग। मैं सिर्फ जावा की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्रोग्रामिंग अगर आप पढ़ते हैं, एक होता है इंट। तो जावा में इंटीजर कितने बाइट का स्पेस लेता है? 4 बाइट का। किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं? फुल नंबर। ऐसा नंबर जिसमें ना कोई फ्रैक्शन हो, ना ही उसमें डेसिमल वाला पार्ट हो, और ना ही अल्फाबेट और डिजिट का कॉम्बिनेशन हो। इस टाइप की वैल्यू के लिए आप इंटीजर डेटा टाइप क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे सी प्लस प्लस में इंटीजर की साइज अलग अलग होती थी। अगर आपका कंपाइलर 16 बिट था तो इंटीजर 2 बाइट का स्पेस लेता था। अगर आपका कंपाइलर 32 बिट था तो इंटीजर कितने बाइट का स्पेस लेता था? 4 बाइट, राइट। तो ये आपने देखा होगा, बट जावा में ऐसा नहीं है। आप कोई सा भी कंपाइलर यूज करें, इंटीजर हमेशा 4 बाइट का ही स्पेस लेगा। तीसरी एक और अच्छी चीज, जैसे सी में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते थे, %d, %c, %f, वैसा जावा में कॉन्सेप्ट आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी डेटा टाइप आप यूज करते हैं फ्लोट। फ्लोट की अगर हम बात करें, फ्लोट, जावा में फ्लोट आपका स्पेस लेता है 4 बाइट का, राइट। और ये कब कब यूज किया जाता है? टू स्टोर रियल नंबर। जैसे आपको अपना परसेंटेज स्टोर करवाना है तो आप क्या यूज करेंगे? फ्लोट। सो इफ यू वांट टू स्टोर रियल नंबर अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, देन वी शुड गो फॉर फ्लोट। अगर आपको डेसिमल के बाद में 6 प्लेसेस तक वैल्यू स्टोर करना है तो आप क्या यूज करते हैं? फ्लोट। द नेक्स्ट, फ्लोट के बाद आता है डबल। कोई बताएगा डबल कब आप कब यूज करेंगे? डबल मेमोरी में 8 बाइट का स्पेस लेता है। अगर आपको डेसिमल के बाद में कितने प्लेसेस तक वैल्यू स्टोर करना है? 15 to 16। सर if we want to store real number up to, if we want to store real number up to 15 decimal places, then we should go for double data type, right।
और एक नोट डाल के और लिख लीजिएगा कि सर इन जावा बाय डिफॉल्ट, इन जावा बाय डिफॉल्ट एवरी रियल नंबर समझ में आता है जिसमें डॉट 1 to 12 पॉइंट समथिंग, ठीक, एवरी रियल नंबर एज अ डबल। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि आपने एक वेरिएबल बनाया एक्स और आप इसमें लिख रहे हैं कि सर 13.5, तो इस लाइन पे कंपाइलर एरर देगा। कोई बताएगा क्यों? क्यों? क्योंकि 13.5 को जावा मान के चलता है वो डबल टाइप की वैल्यू, और डबल टाइप की वैल्यू को आप फ्लोट में स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करें तो आप यहाँ पर यूज करते हैं लिटरल्स एफ, तो ये इसको डबल से क्या बना देगा, फ्लोट, या फिर आप टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस लाइन का मतलब ये है कि कहीं पर भी जावा में अगर आपने इस टाइप से लिखा है तो उसका मतलब फ्लोट नहीं होता है, क्या होता है, डबल होता है। तो डबल को आप फ्लोट में स्टोर नहीं कर सकते। ओके, किसी को कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, कैरेक्टर डेटा टाइप। जावा में कैरेक्टर 2 बाइट का स्पेस लेता है। कोई बताएगा सी प्लस प्लस में कैरेक्टर कितने बाइट का स्पेस लेता है? 1 बाइट। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस आस्की को सपोर्ट करती है। आस्की मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। और वहां पर जो 256 कैरेक्टर्स होते हैं उन्हीं को आप यूज कर सकते हैं, उसके बाहर के कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। जबकि जावा आस्की के साथ साथ यूनिकोड को सपोर्ट करता है। यूनिकोड मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में जो स्टैंडर्ड 46 लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो कैरेक्टर भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसलिए जावा में कैरेक्टर 2 बाइट का स्पेस लेता है, राइट। कब यूज करते हैं? इफ यू वांट टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर, कैरेक्टर में आप एक से ज्यादा वैल्यू कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते। तो ये इन डेटा टाइप को हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। मैंने बोला ये जो डेटा टाइप है, मैंने कैरेक्टर के बारे में आपको बताया था कि सी प्लस प्लस में कैरेक्टर, अगर आप एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाते हैं तो वो मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस लेता है। अगर आपने वही जावा में सेम वेरिएबल बनाया तो जावा में वो 2 बाइट का स्पेस लेता है। 2 बाइट का स्पेस इसलिए लेता है क्योंकि जावा जो है वो यूनिकोड को सपोर्ट करता है, राइट। सी प्लस प्लस में हर एक कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती थी जिसे आप बोलते थे आस्की वैल्यू। कैपिटल ए की आस्की वैल्यू होती थी 65, स्मॉल ए की आस्की वैल्यू 97, राइट। सो इन्हीं डेटा टाइप के अलावा एक और डेटा टाइप होती है जिसे आप बोलते हैं बुलियन। इसकी साइज फिक्स नहीं है कि ये 1 बाइट लेगा या 2 बाइट लेगा, लेकिन कहीं कहीं पर दिया है कि बुलियन 1 बाइट का स्पेस लेता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा साइज नॉट स्पेसिफाइड। कब यूज करते हैं? सर इफ यू वांट टू स्टोर वैल्यू इन फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। देखिए पाइथन अगर किसी ने पढ़ा होगा तो पाइथन में ट्रू और फॉल्स, ट्रू का टी कैपिटल होता है, फॉल्स का एफ कैपिटल होता है, लेकिन जावा में ऐसा कोई कीवर्ड नहीं होता है जो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता हो, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। सो इन्हीं डेटा टाइप को हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्या बोला जाता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो अगर आप यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसे ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। जैसे मैं अगर ऐसा लिख रहा हूँ इंट एक्स, एक्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये जो इंट है वो एज अ क्लास के फॉर्मेट में नहीं है। तो जावा अपने आप को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मानता है। क्यों? क्योंकि वो हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के करेस्पॉन्डिंग आपको एक रेपर क्लास देता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट। बट जावा में जो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल मैंने बताई प्रिमिटिव डेटा टाइप है और ये ऑब्जेक्ट नहीं होते। लेकिन जावा में इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी दिया है कि आप प्रिमिटिव के प्लेस पे ऐसा इसकी रेपर क्लास यूज कर सकते हैं। इसलिए जावा अपने आप को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मानता है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ इंटीजर एक्स, सो हियर एक्स इज एन ऑब्जेक्ट, क्लियर। इसलिए जावा अपने आप को मान के चलता है कि वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे सी प्लस प्लस को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों नहीं मानता है?
क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस में कहीं पर भी इंट केयर फ्लोट डबल नाम से क्लास नहीं होती, वहां पर एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप ही आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इन्हीं इसी डेटा टाइप को जो है आप प्रिमिटिव डेटा टाइप, या कहीं पर आप पढ़ते हैं कि सर फंडामेंटल डेटा टाइप, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप जो पहले से बनी हुई है, और क्या बोल सकते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। हम डेटा टाइप क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि जावा स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं या एरे बनाते हैं, तो आपको कंपलसरीली वहां पर उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। क्या जावा में स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है? नो, स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड क्लास प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग पैकेज। इसलिए मैं आपको स्ट्रिंग यहाँ पर एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप में नहीं बता रहा हूं। तो ये कुछ डेटा टाइप है जो आई होप कि आपने सी सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा। बाकी बुलियन थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पर बुलियन में आप क्या लिखते हैं, ट्रू और फॉल्स। इंटरनली ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक, डेटा टाइप में किसी को कोई डाउट? बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 is व्हाट इज वेरिएबल इन जावा। तो आपने सी प्लस प्लस में भी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखा होगा। क्या होता है वेरिएबल? किसी को पता है? वेरिएबल चैट बॉक्स में लिख सकते हो और सिर्फ आप, व्हाट इज वेरिएबल, इसको आइडेंटिफाई करता है। और मेमोरी लोकेशन, इट इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, जैसे आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अगर आपने सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देखा होगा, तो यहाँ पर आप लिखते हैं कि सर वेरिएबल इज अ टेम्पररी मेमोरी लोकेशन, इट इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू। और यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल। देखिए, एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जैसे आप लिखते हैं 10 20, फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। दूसरा होता है वेरिएबल दैट कैन बी चेंज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर वैल्यू ऑफ वेरिएबल में बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन of the program, right? So before using variable must be declared, before using variable must be declared it। अगर आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उस वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, how to declare variable in Java programming। So this is very similar with C and C++। अगर आपने सी सी प्लस प्लस में वेरिएबल को डिक्लेयर किया होगा तो बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं। तो सिंटेक्स आप लिख लीजिएगा। सिंटेक्स कि सर सबसे पहले डेटा टाइप, देन स्पेस, वेरिएबल का नाम। यहाँ पर कुछ आइडेंटिफायर के रूल्स आपको पता होंगे कि अगर हम अपने से कोई, ये जो वेरिएबल होता है उसी को आप आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। तो पहले मैं आइडेंटिफायर बता देता हूँ, फिर अपन उसके बाद देखेंगे वेरिएबल। पहले वाली क्लास में आइडेंटिफायर नहीं बताया ना मैंने। सर व्हाट इज आइडेंटिफायर इन जावा प्रोग्रामिंग।
तो आप यहाँ पर लिखेंगे, किसी को पता आइडेंटिफायर किसको बोला जाता है? किसी को पता है व्हाट इज आइडेंटिफायर? सो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सर आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन बाय द प्रोग्रामर। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम बनाते वक्त आप अपने से जो भी नाम देते हैं उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। अब वो वेरिएबल का नाम हो सकता है या फिर वो किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, वो क्लास का नाम हो सकता है, मेथड का नाम हो सकता है, या फिर एरे का नाम और इंटरफेस का नाम। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम बनाते वक्त आप अपने से जो नाम यूज करते हैं उसी को बोला जाता है आइडेंटिफायर, राइट। सो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर आइडेंटिफायर में भी name of the variable, name of the object, name of the class और name of the method and name of the array। तो आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसा लिख लीजिएगा कि सर रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो अपने से जो भी नाम आप देते हैं उसे क्या बोला जाता है? आइडेंटिफायर। बट उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अपन अपने घर में किसी का नामकरण करते हैं तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हैं, ठीक। वैसे जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो जो आइडेंटिफायर का नाम देते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1 कि सर मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा कि सर इंट नम। सो हियर कोई बताएगा इसमें आइडेंटिफायर क्या है? नम। जो ये मैंने इस कलर में अलग से हाईलाइट किया उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? आइडेंटिफायर। इंट तो आपका कीवर्ड होता है, राइट। सो आप यहाँ पर पहला रूल लिखेंगे कि सर identifier name can be combination of alphabet and digits। मतलब आइडेंटिफायर के नाम में अल्फाबेट और डिजिट दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ एन अल्फाबेट। दोनों का कॉम्बिनेशन तो होगा बट स्टार्टिंग हमेशा किससे होना चाहिए? अल्फाबेट से। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि सर int num 1 2 3, कैन यू टेल मी प्लीज दिस वन इज वैलिड आइडेंटिफायर और इनवैलिड? ये वैलिड होगा या इनवैलिड? मैंने बोला कि ये जो नाम मैंने दिया है, आप बताइए वैलिड होगा या इनवैलिड? वैलिड। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है और स्टार्टिंग से स्टार्ट वो किससे हो रहा है? अल्फाबेट से। सो दिस वन इज वैलिड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा? वैलिड, राइट। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ इंट नम या 1 2 3 देन नम, दिस वन इज वैलिड और इनवैलिड? इनवैलिड। क्यों? क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा है? डिजिट से। कॉम्बिनेशन तो हो सकता है लेकिन स्टार्ट अल्फाबेट से ही होना चाहिए, तभी क्या होगा? वैलिड। इसलिए क्या होगा? इनवैलिड। अगर मैं ऐसा लिखता हूं इंट नम @1 2 3, वैलिड और इनवैलिड? इनवैलिड। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला? आइडेंटिफायर के नाम में या तो अल्फाबेट या डिजिट, ठीक। बट जो आपने यूज किया है वो आपका क्या नहीं है? स्पेशल कैरेक्टर है। सो इसलिए क्या हो जाएगा? इनवैलिड। समझ में आया? सो दिस इज रूल नंबर 1। क्वेश्चन या रूल नंबर 2 आप लिख लेंगे। पेन ऑफ कर दो।
इधर देख के ना यार, वो माइक रखा है कि अपना सेमिनार में। क्या है ना, फैन होने इस चक्कर में भी नहीं आ रही। देखिए इसके बाद हम देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 का मतलब है कि सर इन जावा प्रोग्रामिंग अंडरस्कोर दिस वन एंड डॉलर सिंबल इज ऑल्सो काउंट एज एन अल्फाबेट। मैंने बोला कि जावा में जो आपका क्या होता है, अंडरस्कोर सिंबल और दूसरा डॉलर सिंबल, वो भी अल्फाबेट की तरह क्या करता है, वर्क करता है। तो आप आइडेंटिफायर के नाम में किसी भी प्लेस पर अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सर इंट नम स्पेस 1 2 3, दिस वन इज वैलिड और इनवैलिड? वैलिड होगा या इनवैलिड? क्यों इनवैलिड होगा? स्पेस दिया, क्यों? क्योंकि स्पेस इज ऑल्सो काउंट एज एन स्पेशल कैरेक्टर इन जावा प्रोग्रामिंग। तो आप यहाँ पर देखेंगे दिस वन इज इनवैलिड। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जावा में आप स्पेस कहाँ देते हैं, कीवर्ड के बाद में और पहले। अगर आप वो 53 कीवर्ड कहीं पर भी यूज करते हैं तो उसके पहले और बाद में कंपलसरीली आपको क्या करना है, एक स्पेस देना है। लेकिन उसके अलावा अगर आप कहीं पर भी स्पेस देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड। और जावा में अंडरस्कोर आपका एज अ स्पेशल कैरेक्टर की तरह क्या करता है, वर्क करता है। हाँ, अगर आपको सेपरेट करना ही है तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, वैलिड। ओके, और किसी को कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि सर इंट अंडरस्कोर 1 2 3, दिस वन इज वैलिड और इनवैलिड? वैलिड, क्यों? क्योंकि अंडरस्कोर आपका अल्फाबेट की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, वैलिड। नेक्स्ट, इंट डबल अंडरस्कोर, दिस वन इज वैलिड और इनवैलिड? वैलिड। जैसे आप एक कैरेक्टर का नाम यूज करते हो, वैसे आपने 2 बार अंडरस्कोर यूज कर लिया। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं डॉलर 1 2 3, वैलिड और इनवैलिड? वैलिड। ठीक, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 3, सर आइडेंटिफायर नेम शुड नॉट बी कीवर्ड। कि आप जो भी नाम अपने से दे रहे वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो कीवर्ड हुआ तो आपका प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। बट वी कैन यूज predefined class name and interface name as a आइडेंटिफायर। मतलब आप जावा में जो प्री डिफाइंड क्लास है उसके नाम से आप वेरिएबल बना सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, समझ में आया? बट कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है, वो कीवर्ड नहीं है। तो आप वहां पर जो है उसके नाम से आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि सर इंट इफ, कोई बताएगा दिस वन इज वैलिड और इनवैलिड? वैलिड। इफ कीवर्ड भी होता है, बट कीवर्ड किस केस में लिखा जाता है, स्मॉल केस में। अगर आपने केस चेंज कर दिया तो वो कीवर्ड नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आप उस नाम से आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वन इज वैलिड। अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि सर इंट इफ दिस वन इज इनवैलिड, राइट, ये आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि सर स्ट्रिंग, कैन यू टेल मी प्लीज दिस वन इज वैलिड और इनवैलिड? वैलिड और इनवैलिड? वैलिड होगा ना। अभी मैंने बताया कि आप क्लास के नाम से आइडेंटिफायर बना सकते हो, लेकिन आपको बनाना नहीं है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। आप चाहे तो प्रोग्राम में क्रिएट करके भी देख सकते हैं। एक होता है रनेबल इंटरफेस होता है ना, तो आप उसके नाम से भी आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वन इज वैलिड। अच्छा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर फ्लोट इंटीजर, दिस वन इज वैलिड और इनवैलिड? वैलिड। इंटीजर क्लास का नाम है ना,
भाई क्लास के नाम से आप आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो सो दिस वन इज ऑल्सो वैलिड। तो ये कुछ रूल्स होते हैं आपके आइडेंटिफायर के। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रनेबल इंटरफेस होता है जावा में, जैसे एक मैंने एग्जांपल क्लास का बता दिया कि इंटरफेस का बताया। सो स्ट्रिंग इज अ क्लास, रनेबल इज अ नेम ऑफ द प्री डिफाइंड इंटरफेस, मल्टी थ्रेडिंग में आपका होता है, राइट। किसी को कोई डाउट इसमें? तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आइडेंटिफायर। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, आप वेरिएबल का नाम देंगे, आप ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, या फिर आप क्लास या एरे का नाम देंगे, तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। यस, बिल्कुल आपसे इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द नेक्स्ट देखिए, कुछ कन्वेंशंस है कि सर, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वेंशन ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। फर्स्ट कन्वेंशन, क्लास नेम। देखिए, क्लास के लिए कन्वेंशन होता है, पॉइंट नंबर नेम फर्स्ट कि सर, क्लास नेम रिटर्न इन पास्कल केस। पास्कल केस समझ में आता है? हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। जैसे मान लीजिएगा आपने यहाँ पर प्री डिफाइंड क्लास है स्ट्रिंग, दूसरी क्लास है आपकी नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। आगे हम पढ़ने वाली ये सारी चीजें, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो यहाँ पर हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। इसी को हम बोलते हैं पास्कल केस, राइट। तो पहला कन्वेंशन क्या हो गया? क्लास नेम शुड बी रिटन इन, मैंडेटरी नहीं है, कन्वेंशन है, अगर फॉलो करोगे तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे वर्क करते तो वहां पर ये कन्वेंशन आपको फॉलो करना पड़ता है। कन्वेंशन नंबर 2 कि सर, क्लास का नाम क्या दें? वैसे तो आप क्लास का नाम ABC XYZ कुछ भी दे सकते हैं, बट दूसरा मैंने बोला कि सर, क्लास नेम शुड बी नाउन। नाउन समझ में आता है? तो क्लास का नाम आपको कोई भी नाउन की तरह क्या करना है? यूज करना है। ये दो कन्वेंशन आपके हो गए, राइट। तो जब भी आप क्लास बनाए तो पहले चीज ध्यान रखना कि क्लास का नाम प्रॉपर केस में लिखना है, दूसरा क्लास का नाम नाउन होना चाहिए। दो चीज नहीं भी है, कन्वेंशन है, फॉलो नहीं करोगे तो प्रोग्राम आपका कंपाइल और रन होगा, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। और कन्वेंशन से रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको कोई क्लास बनाना तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक। दूसरा कि सर, मेथड्स। मेथड्स या आप लोगों ने सुना होगा फंक्शन, बोथ आर सेम, दोनों अलग अलग नहीं है। तो कन्वेंशन नंबर 1 कि सर, मेथड नेम शुड बी स्टार्ट विथ वर्ब। जावा में जितनी भी प्री डिफाइंड मेथड है, हर एक मेथड का नाम वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे स्कैनर के अंदर, स्कैनर क्लास के कुछ मेथड होते हैं, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट, नेक्स्ट डॉट कैरेट, राइट। तो आप भी जब कोई मेथड बनाए तो कोशिश करिएगा कि उस मेथड का नाम वर्ब से क्या करें? स्टार्ट करें। देन सेकंड, और मेथड नेम शुड बी रिटन इन केमल केस। केमल केस का मतलब होता है, जैसे अभी मैंने कुछ मेथड के नाम बताया आपको। नेक्स्ट मतलब फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल, उसके बाद जितने भी वर्ड होंगे हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। सो नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट का एन स्मॉल होगा और इंट का आई क्या होगा? कैपिटल। इसको हम बोलते हैं केमल केस। दूसरा, नेक्स्ट फ्लोट। तीसरा, नेक्स्ट डबल। आगे हम पढ़ने वाले मेथड्स क्या करते हैं, बेसिकली जैसे C++ में इनपुट के लिए आप स्कैनफ या सीन यूज करते थे, वहां एक ही फंक्शन उससे काम हो जाता था। बट जावा में ऐसा नहीं होता, हर एक डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू यूजर से इनपुट लेना है तो आप नेक्स्ट इंट मेथड को क्या करेंगे?
कौन, अगर आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू यूजर से इनपुट लेना है तो आप कौन सी मेथड यूज करेंगे, नेक्स्ट फ्लोट। अगर आपको डबल टाइप की वैल्यू यूजर से इनपुट लेना है तो आप कौन सी मेथड यूज करेंगे, नेक्स्ट डबल। ओके, और ऐसे ही एक होता है नेक्स्ट लाइन फॉर द स्ट्रिंग। एक मेथड होता है प्रिंट स्टैक ट्रेस, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रिंट का पी स्मॉल होगा, स्टैक का एस कैपिटल होगा और ट्रेस का टी कैपिटल होगा, तो इसको हम बोलते हैं कैमल केस। समझ में आया? तो जब भी आप कोई भी क्लास, देखिए जावा में बिना क्लास के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो आपको ये कन्वेंशंस क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जब तक आप ये कन्वेंशंस फॉलो नहीं करेंगे तब तक आगे की चीजें आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगी। देन थर्ड होता है ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल, राइट। इस रूल नंबर 1 इन जावा, ऑब्जेक्ट नेम should be written in कैमल केस। ऑब्जेक्ट का नाम भी आप कैमल केस में ही लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम भी आप कैसे लिखेंगे, कैमल केस में। सो मान लीजिएगा आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, या मैंने ऐसा लिख दिया कि सर स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, फर्स्ट का एफ स्मॉल और नेम का एन कैपिटल, सो दिस इज कैमल केस, राइट। तो ये कन्वेंशन आपको याद रखना है। समझ में आया? आइडेंटिफायर क्या होते हैं उसके कन्वेंशंस भी मैंने आपको बता दिए। तो अब हम आते हैं फाइनल, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, राइट। तो जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आपको पहले डेटा टाइप पता होना चाहिए, जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ आपको आइडेंटिफायर के रूल पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। चौथा, फिर आपको यहाँ पर वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन भी अपन ने देखे, वो भी आपको अप्लाई करना है। तो जावा में अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है तो जैसे इंटीजर डेटा टाइप, दिस इज ऑल्सो अ कीवर्ड। जावा में जितने भी कीवर्ड होते, कीवर्ड के बाद में आपको एक स्पेस देना ही है। देन यहाँ पर हो जाएगा आपका वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया नम। इट में भी सिंगल कैरेक्टर, इट में भी मल्टीपल कैरेक्टर, लेकिन वेरिएबल और ऑब्जेक्ट नेम शुड बी स्मॉल, ताकि आप बार बार यूज करें तो आपको याद रह सके। बाकी आप कितना भी लेंदी नाम यूज कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूं कि सर फ्लोट पर कैरेक्टर ग्रेड बुलियन, जो भी नाम आपको देना है, तो यहाँ पर आपने पहले कितने वेरिएबल लिए, 4। अब जैसे अगर आप यही प्रोग्राम सी और सी प्लस प्लस में बनाते हैं, आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया बट इनिशियलाइज नहीं किया, तो आपका सिस्टम वहां पर क्या करता था, उस वेरिएबल को किससे इनिशियलाइज कर देता था, इससे, गार्बेज वैल्यू आपने सुना होगा, ठीक। बट जावा में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और आप उसको कहीं यूज कर रहे हैं, देन यू हैव टू इनिशियलाइज योरसेल्फ, अदरवाइज इट विल रिटर्न अ कंपाइल टाइम एरर। अगर आपने कोई वेरिएबल यूज किया है तो यूज करने के पहले आप देख लें कि आपने उसको इनिशियलाइज किया कि नहीं किया। इनिशियलाइज नहीं किया तो आपका प्रोग्राम आपको कंपाइल टाइम पे एरर क्या कर देगा। तो समझ में आ रहा है सभी को, किसी को कोई डाउट? तो ये हमने देखा कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। अब हम देखेंगे कि सर हाउ टू इनिशियलाइज या हाउ टू असाइन वेरिएबल, हाउ टू इनिशियलाइज वेरिएबल इन जावा। तो आप ऐसा लिखेंगे कि सर इनिशियलाइजेशन नथिंग बट assign some value to the variable। और जब भी आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल का नाम होना चाहिए और राइट हैंड साइड में वो वैल्यू जो आप असाइन कर रहे हैं। तो आप क्या लिखते हैं, सिंटेक्स आप देख लीजिएगा कि सर लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा क्या आएगा, वेरिएबल का नेम, देन असाइनमेंट ऑपरेटर
और यहाँ पर वैल्यू, ये आप एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो। ठीक। सो नेक्स्ट आप देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम, दिस इज डिक्लेरेशन, फिर आप क्या लिखेंगे, नम इक्वल टू 10। अब जिस टाइप का वेरिएबल है उसी टाइप की वैल्यू आप उसको असाइन कर सकते हैं। भाई डेटा टाइप क्या बताएगा, किस टाइप की वैल्यू उसमें आएगी। आपने वेरिएबल की डेटा टाइप क्या लिखी, इंट, तो आप उसमें सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर, राइट। एक पेपर में यार अपना नेम लिख के दे देना सभी, किसी एक ब्लैंक पेपर में सभी का 1 बाय 1। ठीक, तो यहां पर अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि सर नम इक्वल टू 23.56, दिस वन इज इनवैलिड, इस लाइन पे कंपाइलर एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि नम तो ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है, बट आप उसको किस टाइप की वैल्यू असाइन करने, डबल टाइप की, जो कि पॉसिबल नहीं है। जबकि सी और सी प्लस प्लस में ऐसा चल जाता था, राइट। वो क्या करता था, डेसिमल के बाद वाले पार्ट को स्किप कर देता था, लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब कि सर हाउ टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द वेरिएबल। अगर आपको आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, फिर आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया, अब आपको उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन क्या करना है, परफॉर्म करना है, तो आप किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, इंट ए, इंट बी और इंट सी। कोई बताएगा टोटल कितने वेरिएबल है, 3। सो दिस वन इज नोन एज डिक्लेरेशन। डिक्लेयर करना मतलब कंपाइलर को इन्फॉर्म करना कि आपने इस नाम से वेरिएबल क्रिएट किया। तो इंटरनली मेमोरी में क्या होगा, ए के लिए 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी, बी के लिए 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी और सी के लिए भी 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी। अभी आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो यहाँ पर गार्बेज नहीं है, मतलब आप इस वेरिएबल का अभी यूज नहीं कर सकते, आपने डिक्लेयर कर दिया, अच्छी बात है। ठीक, फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि सर a इक्वल टू 10, मतलब आपने a वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन की है, तो यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। कोई बताएगा ये a वेरिएबल मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेगा, 4 बाइट, इंटीजर 4 बाइट का लेता। फिर b वेरिएबल, मान लीजिएगा आपने यहाँ पर ऐसा लिख दिया कि सर b इक्वल टू 20, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या आ जाएगा, जो b वेरिएबल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 20। सो यहाँ पर b वेरिएबल भी मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेगा, 4 बाइट। ठीक, और तीसरा फिर आपने लिख दिया कि सर ये हमारा क्या हो गया कि सर ये आपने इस वेरिएबल को वैल्यू क्या कर दी, असाइन, दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। मैंने बोला कि अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। हाउ टू परफॉर्म ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस में आप क्या लिखेंगे कि सर c इक्वल टू a प्लस बी। कोई बताएगा a और b वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 10 और 20, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30। तो ये 30 किस में असाइन होगा, c में। सो दिस इज नोन एज ऑपरेशन। और जब आप c वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो डेफिनेटली 30 विल बी प्रिंटेड। तो इंटरनली मेमोरी में ये सारी प्रोसेस आपकी क्रिएट होती है, राइट। किसी को कोई डाउट इसमें, तो अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें 2 नंबर का आपको क्या करना है, सम करना है। सो अब आप यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि सर राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक, तो आपके पास इस प्रोग्राम को बनाने के लिए कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, 3। अभी हम इनिशियल लेवल पे, बाकी 2 वेरिएबल में भी आपका काम हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, विल गो टू नोटपैड। कल की जो स्टेप्स थी उसी को आपको क्या करना है, फॉलो करना। तो जावा में सबसे पहला सेक्शन क्या देखा था हमने, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, कि आप किस पर्पज से प्रोग्राम बना रहे
वो आप कमेंट में क्या कर देंगे, मेंशन, राइट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि सर दिस इज एडिशन प्रोग्राम। तो कंपाइलर जब आपके सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है तो कमेंट वाले स्टेटमेंट को हमेशा क्या करेगा, इग्नोर। देन उसके बाद आप क्या बनाएंगे, क्लास। क्लास का नाम मान लीजिएगा मैंने दे दिया सम, या आप क्लास का नाम दे दीजिएगा एडिशन, जो भी आपको देना है। मेन मेथड क्यों, क्योंकि जावा के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही कहां से होता है, मेन से। अगर आपने मेन नहीं लिखा मतलब आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर ऐसा ही क्या लेगा आपसे, स्ट्रिंग एरे। तो जावा में पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे a कॉमा b कॉमा c, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, ये क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन। c इक्वल टू a प्लस b, राइट, ये क्या हो गया, ऑपरेशन। अब आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना, तो कैसे प्रिंट करेंगे, हाउ टू प्रिंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और ऑब्जेक्ट। अगर आपको किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट करना है तो आप कैसे प्रिंट करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि सर सिंटेक्स, इफ यू वांट टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, जैसे सी में आप प्रिंटफ यूज करते थे, सी प्लस प्लस में आप सी आउट यूज करते थे, वैसे ही जावा में यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिस्टम प्री डिफाइंड क्लास है जो जावा डॉट लैंग पैकेज से आती है, आउट प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, और प्रिंट एलन उसके अंदर मेथड्स होती है। तो आउट देन प्रिंट एलन, और यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि सर वेरिएबल का नाम, या फिर अगर आपको मैसेज देना है कि सर वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इक्वल टू दिस, तो आप यहाँ पर इसी को किसी भी क्लास के मेथड्स को कॉल करते हैं। तो मेथड्स हमेशा किसके थ्रू कॉल होता है, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो आउट आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और सिस्टम क्लास के अंदर के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आप ऐसे ही करते हैं, उस क्लास का नाम डॉट उसके ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उसके मेथड का नाम, राइट। अगर आपको मैसेज देना तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। पहले आप मैसेज दे देंगे, जैसे आप सी में कॉमा लगाते थे प्रिंट एफ में, वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज डी डबल कोट्स क्लोज कॉमा वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर कॉमा के प्लेस पे आप प्लस यूज करते हैं। यहाँ पर प्लस आपका एज अ कॉनकेटिनेशन ऑपरेटर है, जो इंटीजर या स्ट्रिंग दोनों को कॉनकेटिनेट करके आपको कंसोल पे रिजल्ट को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस। जब भी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो आप प्लस एज अ कॉनकेटिनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं, ना कि अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल नेम। तो अब जब मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा कि सर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वैल्यू ऑफ ए देन प्लस व्हाट, ए। ये ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा। सेम वैल्यू ऑफ बी, ये आपका बी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करेगा। देन थर्ड एडिशन, मैसेज आप कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ पर ये मैसेज में आप कैपिटल स्मॉल कैसा भी लिख सकते हैं, बट जो प्लस के बाद लिखा है दिस इज नेम ऑफ द आइडेंटिफायर, इसको आप कैपिटल अगर आपने लिख दिया तो यही कंपाइलर आपको एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि पहले आपने कंपाइलर को बताया कि स्मॉल एबीसी वेरिएबल है, और आप यहाँ अगर कैपिटल एबीसी लिखेंगे तो कंपाइलर क्या देगा, एरर। तो ये आपका मेन का ब्रैकेट क्लोज, देन फाइनली आपने क्लास का ब्रैकेट क्या कर दिया, क्लोज। तो प्रोग्राम को वही 3 स्टेप, पहले नोटपैड में आपने प्रोग्राम लिखा, फिर प्रोग्राम को सेव किया, सेव करने के बाद आप कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते। तो विल गो टू फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन सेव। सेव करते वक्त दो चीज ध्यान रखना है, क्लास नेम एंड फाइल नेम शुड बी सेम। तो क्लास आपने किस नाम से बनाई, एडिशन। देन सेकंड एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट जावा। मैं कहां पर सेव कर रहा हूं, डेस्कटॉप पे। तो अब आपका प्रोग्राम कंपाइल और रन कहां से होगा, डेस्कटॉप से। सेव करने का हो गया, विल गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, cmd, और यहां पर कहां पर सेव किया आपने प्रोग्राम को, डेस्कटॉप पर। सो विल गो टू cd इज अ चेंज डायरेक्टरी, cd डेस्कटॉप
डेस्कटॉप क्यों लिखा, क्योंकि आपने जो प्रोग्राम सेव किया है वो डेस्कटॉप पे सेव, आप किसी ड्राइव में भी सेव कर सकते हो, उसके अंदर कोई फोल्डर भी हो सकता है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कंपाइल करने का सिंटेक्स हमने कल देखा था, जावा सी कॉल्ड कंपाइलर ऑफ जावा, जिस नाम से आपने प्रोग्राम को सेव किया है उसी नाम से आप कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडिशन डॉट जावा। कंपाइलर के दो काम रहते हैं, पहले वो उसका सिंटेक्स क्या करता है, चेक करता है, अगर सिंटेक्स सही है तो कंपाइलर उसे सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, जब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम इज आल्सो नोन एज इंटरप्रेटर ऑफ जावा, जो लाइन बाय लाइन उस कोड जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो जो भी स्टेटमेंट या कोड आपने मेन मेथड के अंदर लिखा होगा वो लाइन बाय लाइन आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट। तो रन करने के लिए आप लिखेंगे जावा और उस क्लास का नाम जिसके अंदर आपने मेन मेथड लिखा है। अब अगर आप अलग अलग नाम से प्रोग्राम को सेव कर देते तो कंपाइल करने के लिए आपको किसी और फाइल का दूसरा नाम याद रखना पड़ता है और रन करने के लिए आपको दूसरा नाम याद रखना पड़ता है, इसलिए हमने दोनों का नाम क्या दे दिया, सेम। आप अलग अलग भी दे सकते हो, राइट। किसी को कोई डाउट इसमें, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे भी। और ठीक है भाई, बाकी अपन कल करेंगे।